घनश्याम तिवारी जी, यहाँ पर के शर्मा ने पहले ही कह दिया कि देखिए हंगामा होगा, ये तो तय है, लेकिन यहाँ बीजेपी पहले इस बात को इस तरीके से रख रही है कि विपक्ष का तो दरअसल काम ही हंगामा करना है। वो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी ना तो पहले 10 सालों में समझा और ना ही अब समझेगा। नमस्कार शिवन जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आपके दर्शकों को यह सोचना चाहिए कि जिस सरकार ने एग्जाम का रिजल्ट आते ही एनटीए को क्लीन चिट दे दी, आज वो सरकार घुटनों के बल रेंग रही है। एग्जाम पे एग्जाम कैंसिल किए जा रही है, हिम्मत नहीं है कि छात्रों का मुकाबला कर सकें। ये सरकार अगर घुटनों के बल रेंग रही है संसद शुरू होने से पहले, तो इसका मतलब तानाशाह कमजोर हो चुका है, लोकतंत्र आ चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार जून 1 को एग्जिट पोल के आंकड़ों के बेसिस पे स्वयं को घनघोर तानाशाह घोषित कर चुकी थी, वो रेंग रही है। उसे डर है कि एग्जिट पोल्स के जुड़े हुए जो स्टॉक ब्रोकर के स्कैम हैं वो संसद में उठाए जाएंगे और हिम्मत नहीं होगी कि देश के आबा बूबू करने वाले नेताओं की डिग्रियां में सरकार फर्जी डिग्रियों पे चलती है, वो उम्मीद रखती है कि उसके छात्र आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन छात्र आवाज उठा रहे हैं। ये विपक्ष की उपलब्धि है और ये जनता की उपलब्धि है। तीसरी और अंतिम बात, जिस सरकार ने जितने इतवार नहीं हुए 10 सालों में, उससे कम दिन संसद बैठी है, ये इस तानाशाही की उपलब्धि है, इस खोखले भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। 13,000 करोड़ चंदालो धंधालो वाली पार्टी जितने इतवार नहीं हुए उससे कम दिन संसद बैठी है। प्रधानमंत्री संसद में जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री संसद में रहते नहीं हैं। अब की बार हिम्मत नहीं होगी कि आप 146 सांसदों को हटा दें, हिम्मत नहीं होगी आप मणिपुर पे चर्चा न करें, हिम्मत नहीं होगी कि आप छात्रों के बारे में चर्चा न करें, और हिम्मत नहीं होगी कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री संसद शुरू होने से पहले कोई प्रवचन देते हैं, उसके बाद फैंसी ड्रेस में गायब हो जाते हैं। ये करने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जानते हैं कि अब ये सरकार साइकिल पे बैठी है। टीडीपी का चुनाव सिंबल साइकिल है, समाजवादी पार्टी का चुनाव सिंबल भी साइकिल है। ये सरकार साइकिल पे बैठी है और जहां भी इन लोगों ने लोकतंत्र के साथ गुस्ताखी की, तानाशाही दिखाई, साइकिल इन्हें गिरा देगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं के शर्मा जी से लूंगी, लेकिन पहले धीरेन्द्र कुमार जी का रुख करती हूँ। और धीरेन्द्र जी, देखिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि अब सरकार इतने सवालों में घिर चुकी है, चाहे वो परीक्षा लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार बाहर तो हमने घेराबंदी देखी, अब वही घेराबंदी संसद के भीतर भी दिखाई देगी। पूरी तैयारी है। और दूसरा मुद्दा प्रोटेम स्पीकर का, क्योंकि भर्तृहरि के नाम पर पहले ही ऐतराज है विपक्ष का। उनका ये कहना है कि ये तो परंपरा के खिलाफ है। सरीन जी, सबसे पहले तो मैं इन लोगों के सवाल पे नहीं आना चाहता हूँ। आपने कहा और लोगों ने कहा कि विपक्ष मजबूत हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं ना। ये जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, ये तो पिछले 10 वर्षों से उठाया जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर जनता ने इनको अलग रखा है कि आप सत्ता से दूर रहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों से सहमति नहीं है आम जनों को। जिस तरह से इन लोगों ने हर 15 दिन पर एक नए मुद्दे, पूरा झूठे मुद्दे को जनता के बीच में परोसने का काम किया, लेकिन एक एक करके ढह गया। और हमें कहते हैं कि यह सरकार कमजोर सरकार है, जिसने स्वयं 10 वर्षों तक इसी देश में गठबंधन की सरकार चलाई है। यही लोग बैठे हुए थे ना विपक्ष में जो अभी है, किसी जमाने में सत्ता में थे आज से 10 वर्ष पहले, किसी एक की तो बहुमत नहीं थी। आज अगर थोड़ी प्री पोल अलायंस की थोड़ी सी सीट घटी है, वो भी एक पार्टी की, न कि हमारे बहुमत की। बहुमत बहुत ही शानदार बहुमत के साथ हम तीसरे बार कमबैक करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं तो देश के लोग तो इन पर हंसते हैं कि कैसे किन तरह की बात करते हैं। और रह गई बात कि इन लोगों को कहीं भी देश की जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सदन में हंगामा खड़ा करने की एक प्रवृत्ति आदतन इनकी रही है। चाहते हैं ये लोग कि उसी को दोहराते रहे, क्योंकि दिखाने और कहने के लिए इन लोगों के पास न इन 10 वर्षों में कुछ है और न इसके पहले के 10 वर्षों में कुछ है, बल्कि इसके पहले के 10 वर्षों की अगर चर्चा कर दें इनकी सरकारों की, तो उन्हीं के कारनामों के चलते इनकी सरकारें गई थी। तो ये, और दूसरी बात है, आज 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आई है, तो इनको भी विनम्र होकर और जनता और जन सरोकार के सवालों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का विरोध करना कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, इससे आप बाज आए।
कहां पर हमारे कमी रह गई है, इन सब चीजों को स्वस्थ मानसिकता के साथ आप सदन में अपनी चर्चा को करिए, सवाल को उठाइए, सरकार उसका हर संभव आपको जवाब देगी, लोगों के काम को करेगी। लेकिन आप लोगों का रवैया सदन शुरू होने से पहले ही जिस तरह की मानसिकता बता रही है, कहीं न कहीं से टकराव करके और हंगामा खड़ा करने का मकसद लेकर के चल रहे, जिसमें न पिछले 10 वर्षों में आपको कामयाबी मिली है और न आगे मिलने वाली है। तो ये तो देखिए समझ ही आ रहा है। अब मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों का भी रुख कर लेती हूँ और पहले अग्निहोत्री जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष से माने या ना माने, इस चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की स्थिति तो मजबूत हुई है। हम संसद की तस्वीर भी बदली हुई देखेंगे, इस बार अलग देखेंगे पिछली बार से, और उसे लेकर विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है कि अंदर क्या होना है। हंगामेदार तो रहेगा ये सत्र सर? नहीं, हंगामेदार तो पहले भी संसद जब जो पिछली लोकसभा थी वो भी हंगामेदार रही, उसमें भी कितना हंगामा हुआ हम लोगों को मालूम है। जब विपक्ष का संख्या बल कम था तब भी हंगामा हुआ, और हमेशा भारतीय लोकतंत्र में हंगामे जो है संसद में लगातार होते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी हंगामे होते थे और अब भी हंगामे होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है, 240 सीटें हैं, लेकिन बहुमत से 32 सीटें दूर है। वो सहयोगी दलों के साथ है, सहयोगी दलों को साथ मिला के एनडीए को पूर्ण बहुमत है। तो सरकार एनडीए की चले, जैसे अटल जी के ज़माने में एनडीए की सरकार चलती थी, यानी सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी की आम सहमति से सरकार चले, ये जनादेश है। और दूसरा, विपक्ष को ये जनादेश है कि आप एकजुट रह करके सरकार के साथ जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछें और सवालों का जवाब सरकार दे, ऐसी व्यवस्था करें। जो संसदीय कमेटियां जिन पर पिछले 10 सालों में काफ़ी कामकाज जिस तरह से पहले हुआ करता था, काफ़ी विषय जो है उन पर नहीं गए, संसद में पास हो जाते थे। इस बार मुझे लगता है संसदीय कमेटियों का महत्व भी बढ़ेगा, कमेटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि विपक्ष भी जब दबाव डालेगा तो सरकार भी मानेगी। और जिस तरह से सरकार ने रीच आउट करना शुरू किया है, जैसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिले, तो एक अच्छा संकेत थे कि भाई सरकार भी रीच आउट करना चाहती है। अब रही बात प्रो टाइम स्पीकर वाली, तो प्रो टाइम स्पीकर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रो टाइम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रो टाइम स्पीकर का काम ये होता है सारे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना और उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराना। उसके बाद उसकी भूमिका खत्म हो जाती है। 2019 में भी देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, 2019 में मेनका गांधी जी जो थी वो बीजेपी की सांसद थी, वो सबसे ज्यादा वो थी, क्या कहते हैं, वरिष्ठ थी, लेकिन उनको न बना के वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया। वो भाजपा का अपना फैसला था, मेनका जी मंत्री भी नहीं थी तब। तो अब ये सत्ता दल जो है अपने हिसाब से ये करता है। कांग्रेस जमाने में भी किरण रिजिजू 2-3 उदाहरण दिए कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसपे विपक्ष और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। असली जो टकराव आएगा वो आएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि हमें डिप्टी स्पीकर दिया जाए। सरकार देगी कि नहीं देगी डिप्टी स्पीकर, ये सभी तय नहीं है। अगर सरकार दे देगी तो स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएगा, जो कि परंपरा रही है। अगर सरकार नहीं देगी और विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा स्पीकर के लिए, भले विपक्ष का उम्मीदवार पराजित हो जाए, लेकिन वो परंपरा टूटेगी सर्वसम्मति वाली, फिर बहुमत से स्पीकर का चयन होगा। तो वहां से टकराव का बिंदु शुरू होगा। मुझे लगता है अगर उस टकराव से बच जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष तो और बेहतर स्थिति होगी और एक अच्छा संकेत जाएगा। बाद में बहस मुबाहिसे के लिए तो पूरे 5 साल पड़े हुए हैं ना। ठीक है, इस पर अभय दुबे जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।